और छत्तीसगढ़ में नई विष्णुदेव सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है। नई सरकार ने पिछली सरकार की तमाम पुरानी राजनीतिक नियुक्तियां रद्द कर दी हैं और इस आदेश के बाद निगम मंडल में नियुक्त हुए लोगों को अपना पद छोड़ना होगा। हालांकि निगम मंडलों के कुछ लोगों ने सत्ता बदलने के साथ ही इस्तीफा दे दिया था, लेकिन कई निगम मंडलों में अभी भी मनोनीत सदस्य बने हुए हैं। सरकार के इस आदेश के बाद सभी को अपना इस्तीफा देना होगा। विष्णुदेव साय सरकार एक बार फिर से एक्शन मोड में नजर आते हुए, क्योंकि आमतौर पर जब सत्ता में परिवर्तन होता है, मुख्यमंत्री का बदलाव होता है, उसके बाद ये प्रशासनिक सर्जरी आप देखते हैं। कई सारे ऐसे सचिव जो कि पहले से अपने पद से इस्तीफा दे चुके थे, जिन्हें पता था कि परिवर्तन आने वाला है, लेकिन इसके बावजूद कुछ ऐसे सदस्य जो कि अभी भी मनोनीत होने के तौर पर काम कर रहे थे पिछली सरकार में, उन्हें भी हटाने के निर्देश। छत्तीसगढ़ में सीएम का पदभार संभालने के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एक्शन में नजर आ रहे हैं। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग की बैठक ली, जिसमें मुख्य सचिव अमिताभ जैन, अतिरिक्त मुख्य सचिव रेणु पिल्ले और सुब्रत साहू मौजूद रहे। सीएम ने सभी नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। एम्बुलेंस सेवा 108 और मानसिक स्वास्थ्य के लिए संचालित सेवाओं पर जोर देने को कहा है। उन्होंने सभी अस्पतालों में दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। जेनेरिक दवाओं के उपयोग को बढ़ावा देना होगा, ये साफ तौर पर मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है। बिलासपुर में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरवरी तक पूरा होने को कहा गया है। उद्घाटन मार्च के पहले सप्ताह में पीएम मोदी करेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कुष्ठ के विरुद्ध युद्ध का अभियान चलाने के भी निर्देश दिए और संवेदनशील पहल करते हुए प्रदेश में सड़कों पर घूमने वाले मानसिक रोगियों के कल्याण हेतु तत्काल कदम उठाने के निर्देश भी साय द्वारा जारी किए गए हैं। और छत्तीसगढ़ में सरकार बदलती प्रशासनिक सर्जरी कभी भी हो सकती है। प्रदेश के मुख्य सचिव से लेकर डीजीपी तक बदले जा सकते हैं। साय कैबिनेट ने कार्यभार ग्रहण कर लिया है और इसी के साथ ही अब बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की सुगबुगाहट तेज हो गई है। प्रदेश के 4 आईपीएस डीजी बनने की रेस में हैं। 4 अधिकारियों की 30 वर्ष की नौकरी जनवरी 2023 में पूरी हो जाएगी और डीजी के लिए पात्र भी हैं। सबसे पहले आईपीएस अरुण देव गौतम, एसआरपी कल्लूरी, पवन देव और हिमांशु गुप्ता का नाम है। तो वहीं सीएस अमिताभ जैन को भी बदला जा सकता है। सीएस के लिए नए अधिकारियों की तलाश भी शुरू हो चुकी है। आईएएस को प्रमोट कर सीएस बनाया जा सकता है और इसी के लिए तमाम कवायदे जमीनी स्तर पर आप देख रहे हैं। प्रशासनिक अमला पूरी तरह से चेंज होगा। बड़े पदों पर परिवर्तन की स्थिति देखेंगे। तो बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की तैयारी में अब सरकार है। सीएम साय जल्द प्रशासनिक सर्जरी करेंगे और यहां पर बड़ी जिम्मेदारियां जो है दे सकते हैं। और छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने मुख्यमंत्री बनने के बाद न्यूज 18 को पहला एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया है। इस दौरान सीएम ने अधिकारियों के प्रति अपना रुख भी स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि पिछली शासन में काम कर रहे अधिकारियों को भय ना हो, अधिकारियों को मौका दिया जाएगा। पुराना ढर्रा नहीं छूटा तो फिर सोचें। अब सौम्य छवि के तौर पे आप जाने जाते हैं। बहुत सरल, सहज हैं, सहज उपलब्ध हैं, लेकिन कई बार ऐसी परिस्थितियां बनती जहां कठोर निर्णय भी लेना पड़ता है। तो ऐसे क्या कठोर निर्णय को लेकर आप क्या सोच रहे हैं, या क्या कोई मैसेज देंगे ऐसे कठोर निर्णय को लेकर, या कहीं आपको लगा कुछ गलत हो रहा है? नहीं, हो तो जो भी छत्तीसगढ़ के हित में, छत्तीसगढ़ की जनता के हित में जो भी निर्णय लेना पड़ेगा वो लिया जाएगा। आपने कल एक बड़ी बात भी कही थी कि पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर हम कोई काम नहीं करेंगे। ये किस तरीके का मैसेज देने की आपकी कोशिश थी? हमारा ये मैसेज था कि जो भी पिछले शासन में काम कर रहे हैं, अब उनको मतलब उनके मन में कोई भय नहीं हो। इसलिए हमने कहा कि भाई आप जैसे भी थे, लेकिन अब मतलब काम ठीक से करिए। अब आप लोगों को थोड़ा मौका दिया जाता है और फिर पुराना ढर्रा अगर किसी का नहीं छूटेगा तो
उस तरह से सोचेंगे। और हम तो लंबे समय से रहे हैं तो बहुत कुछ जानते हैं कि कौन आदमी कैसा है, कौन अधिकारी कैसा है। तो सौम्य छवि के विष्णुदेव शायद समय पड़ने पर कठोर फैसले भी लेंगे। बिल्कुल। तो ये लोग मान के चले कि विष्णुदेव शायद सिर्फ प्यार से समझाते नहीं, जरूरत पड़ने पर कठोर कार्रवाई भी करते हैं। बिल्कुल। और इसका उदाहरण छत्तीसगढ़ की जनता एक आध बार देख भी चुकी है। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है। विधानसभा का शीतकालीन सत्र 19, 20 और 21 दिसंबर को होगा। आपको बताएं कि इस दौरान राज्यपाल प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलाते हुए नजर आने वाले हैं। प्रोटेम स्पीकर नए विधायकों को शपथ दिलाएंगे और सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण के साथ होनी है। शीतकालीन सत्र में अनुपूरक बजट लाया जाएगा। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ऑफिशियली ये जानकारी देते हुए नजर आए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का प्रिविलेज है, उनका अपना निर्णय है और मैं सोचता हूं कि बहुत शीघ्र करने वाले हैं। उस बात पर वो चिंता भी कर रहे हैं। अच्छा, विधानसभा का सत्र शीतकालीन सत्र कब से रखा गया है? कल आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट की बैठक में इस विषय को लाया है। उन्होंने कहा है कि 19, 20 और 21 को विधानसभा का सत्र रखा जाए। उसमें प्रोटेम स्पीकर पहले और फिर शपथ ग्रहण और अभिभाषण सब कुछ विधिवत वैसे ही होना है कि पूरे 18 लाख प्रधानमंत्री आवास, जिसकी घोषणा भी पूर्व से भाजपा की थी, जिसका संघर्ष भाजपा ने सड़क पर किया था, उसमें गरीबों ने साथ दिया था, तो सबसे पहला काम तो वही करना था। तो 18 लाख प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किए गए। अब इसके लिए बड़ी धनराशि की आवश्यकता है। अभी हमारे आदरणीय अरुण साहू जी डिप्टी सीएम साहब हैं, वो जा रहे हैं उसमें और उसमें शामिल होंगे। उनकी पूरी चर्चा भी कल हुई है। कल आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इस विषय पर काफी गंभीरता से बातचीत की है और आज जल्द ही निर्णय होने वाला है। और प्रोटेम स्पीकर को लेकर भी स्थिति साफ हो गई। राम विचार नेताम प्रोटेम स्पीकर के तौर पर शपथ लेते हुए आपको नजर आने वाले हैं। बीजेपी से विधायक हैं राम विचार नेताम और रामानुजगंज से वो आते हैं। तो नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाएंगे और ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। राम विचार नेताम प्रोटेम स्पीकर होंगे। बीजेपी विधायक हैं राम विचार नेताम, रामानुजगंज से विधायक हैं और अब विधायकों को शपथ वो दिलाएंगे। वरिष्ठता के आधार पर भी राम विचार नेताम का जो नाम था वो आगे चल रहा था। छठी बार विधायक बने हैं और उसके बाद इंतजार रहेगा उन तस्वीरों का जब राज्यपाल आपको नजर आए प्रोटेम स्पीकर के तौर पर उन्हें शपथ दिलाते हुए। और उसके बाद राम विचार नेताम को आप देखेंगे विधानसभा में खास सत्र में तमाम नए विधायकों को शपथ दिलाते हुए प्रोटेम स्पीकर के तौर पर राम विचार नेताम नजर आने वाले। और अगली खबर रायपुर से है, जहां नाली में युवक की लाश पाई गई है। टिकरापारा इलाके में लाश मिलने से सनसनी फैली हुई है। शरीर पर चोट के निशान पाए गए हैं। आशंकाएं कई सारी इसके साथ जुड़ती हुई। तो युवक की हत्या की आशंका जताई जा रही है। मौके पर फिलहाल पुलिस पहुंची है। टिकरापारा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है जहां पर युवक की लाश पाई गई। हालांकि पूरे मामले में अभी जांच पड़ताल चल रही है। नाली में युवक की लाश मिली है। दरअसल टिकरापारा इलाके का ये पूरा मामला है और शरीर पर चोट के निशान भी पाए गए हैं। तो युवक की हत्या की आशंका जताई जा रही है। पूरे ही मामले में अब पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। दंतेवाड़ा में जमीन विवाद में मर्डर हो गया। 3 लोगों ने ग्रामीण को धारदार हथियार से मौत के घाट उतार दिया। 2 आत्मसमर्पण किए नक्सलियों और 1 ट्रक ड्राइवर पर हत्या का आरोप लगा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। जांच लगातार पुलिस की तरफ से जारी है। मामला भांसी थाना क्षेत्र के कुचेपाल का। जमीन विवाद में मर्डर हुआ, अभी तक यही स्पष्ट हुआ है, लेकिन जो समर्पण कर चुके हैं उन नक्सलियों की मौजूदगी में मर्डर हुआ, वो भी आरोपी माने जा रहे हैं। तो कुछ और एंगल भी हो सकता है, इसलिए पुलिस गहन जांच में जुटी हुई इस पूरे मामले की परिजनों से भी जानकारी जुटाने की कोशिश। और अब खबर धमतरी से है, जहां अतिक्रमण के खिलाफ निगम ने कार्रवाई की है। विवेकानंद कॉलोनी में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाए गए। निरंतर इस प्रकार की कार्रवाई इस क्षेत्र में चलती आ रही है। ये तस्वीरें धमतरी की आपकी टीवी स्क्रीन पर। नई सरकार और उसके बाद नए अंदाज में बुलडोजर का दौर। और सिर्फ धमतरी में ही नहीं, छत्तीसगढ़ में अलग अलग जगह पर अलग अलग जिलों में हम देख रहे हैं लगातार
कार्रवाई हो रही है, निगम का बुलडोजर चल रहा है, अवैध अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं। और कुछ ऐसी ही तस्वीरें हमें धमतरी में भी देखने को मिली, जहां पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ जो है ये बुलडोजर चला है। सत्ता में आते ही बीजेपी ने कमान संभाल ली है, निगम का अमला पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रहा है और ये कार्रवाइयां हो रही हैं और आगे भी इसी तरह की कार्रवाइयां जारी रहेंगी। धमतरी की ये तस्वीर जहां पर बुलडोजर चला, नई सरकार में ये बुलडोजर लगातार दौड़ रहा है अलग अलग जगह पर। धमतरी में भी हम लगातार देख रहे हैं अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई जारी है। और अब आगे बात कवर्धा की, जहां पर गन्ने के खेत में भीषण आग लग गई। 20 एकड़ में लगी गन्ना जलकर खाक हो गई। किसानों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घटना पिपरिया थाना क्षेत्र के गोपाल भवाना गांव की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आग की लपटें उठते हुए आपको नजर आएंगी। कवर्धा की ये तस्वीरें, किसान को भारी नुकसान। आग लगने के कारण क्या रहा ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया, ये जांच का विषय है, लेकिन खुद ही मशक्कत कर किसानों ने इस आग पर काबू पाने का प्रयास किया। चूंकि दमकल की टीम को अगर बुलाया भी गया होता तो काफी समय लग सकता था। कवर्धा की ये तस्वीरें, गन्ने के खेत में ये आग लगी। भीषण आग की स्थिति आप देख रहे हैं तस्वीरों के जरिए भी। आग बुझाने की कोशिश किसानों की तरफ से, लेकिन ये अभी भी स्पष्ट नहीं कि आखिर आग किस प्रकार लगी है, क्या लगाई गई है आग, ये भी आशंका हो सकती है। मामले की जांच की जाएगी, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें गंभीर। तो कितनी भीषण ही आग है, ये धुएं के गुबार से देख करके समझा जा सकता है। हालांकि आग पर काबू तो पा लिया गया, पर जो है फसल पूरी तरह से जलकर जो है खेत में जो आग लगी पूरी तरह से नष्ट सब कुछ हो चुका है। और किसान कहीं ना कहीं अब गुहार लगाते हुए भी नजर आएंगे। 20 एकड़ की गन्ना जलकर खाक हो चुकी है। और इधर बिलासपुर में रेत माफिया के खिलाफ बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला सड़क पर उतर आए हैं। अवैध रेत परिवहन रोकने के लिए अफसरों को सीधे निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि बेलतरा क्षेत्र की नहर लाइन की सड़कों पर बेधड़क रेत से भरे हाईवा दौड़ रहे हैं। इसके अलावा बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला ने मोपका में बन रहे स्मार्ट सिटी रूट का निरीक्षण किया और अधूरे निर्माण पर नाराजगी भी जताई। उन्होंने 1 महीने के भीतर काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं। तो रेत माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, एक्शन लेने के लिए विधायक खुद निकले हैं और निर्देश जो हैं उनके द्वारा जारी भी किए गए हैं। जांजगीर चांपा में 3 गार्डन हैं, जिसमें एक बीडीएम गार्डन पर प्रशासन मेहरबान रहा, लेकिन बाकी के 2 गार्डन बदहाली के आंसू बहा रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। जांजगीर चांपा के 3 उद्यानों में एक बिसाहू दास महंत बालोद्यान पर प्रशासन मेहरबान रहा। इसके विकास के लिए पिछले 4 सालों में करोड़ों रुपए बहा दिए गए, लेकिन बाकी के 2 गार्डन वसुंधरा और सरदार वल्लभ भाई पटेल गार्डन पर प्रशासन ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। यहाँ बड़ी बड़ी घास उग गई है, जिसे काटा तक नहीं गया। वहीं बच्चों के झूले, टहलने के लिए बने रैंप की हालत जर्जर है, जहाँ लाइट तक की व्यवस्था नहीं है। देखिए, नगर पालिका जांजगीर नैला में 3 बड़े गार्डन हैं, लेकिन पूरे 4 वर्षों में बीडी महंत गार्डन, जो एक अध्यक्ष जी के वरिष्ठ नेता के नाम से है, उसी में ही करोड़ों रुपए की लागत लगा दिया गया है, जो भी अभी भी वो भी अधूरा है। लेकिन वहीं पे आप देखेंगे कि सामने में हाई स्कूल के सामने में अपना पटेल गार्डन है और कलेक्टेड में वसुंधरा गार्डन है। आप 4 वर्षों में देखेंगे कि वहाँ पे एक कील तक नहीं ठोकी गई है। 2 गार्डन अपनी बदहाली के आंसू बहा रहे हैं। हमारी कोशिश रहेगी उन तीनों गार्डन को फिर से एक नए कलेवर में नए स्वरूप प्रदान किया जाए, ताकि यहाँ की जनता को एक नई सौगात मिल सके। वहीं जब उद्यानों की बदहाली को लेकर नगर पालिका नेता प्रतिपक्ष ने पिछली सरकार पर निशाना साधा, उन्होंने पार्कों के विकास में करोड़ों के भ्रष्टाचार की बात कही। साथ ही प्रदेश में
बीजेपी की सरकार बनने के बाद इन पार्कों के विकास की बात कही। नगर पालिका के सीएमओ ने जल्द ही दोनों पार्कों के विकास किए जाने का दावा किया। जांजगीर नैला नगर पालिका में एक तो गिने चुने 3 ही गार्डन है, उसमें नगर पालिका द्वारा एक बीडी महन गार्डन है, उस पे लगभग 1 करोड़ का खर्चा किया गया है नगर पालिका के द्वारा। जबकि 2 गार्डन उसमें सौतेला व्यवहार मतलब ना लाइट है वहाँ, ना किसी प्रकार की सुविधा है। जबकि गार्डन में बच्चे आते जाते हैं और एक तो पूरा जंगल टाइप का हो गया है दोनों गार्डन। जबकि नगर पालिका को तीनों को एक समान भाव से देखना चाहिए और उनमें कहीं ना कहीं प्रोग्रेस के लिए कुछ खर्चा करना चाहिए। देखिए, शहर के 3 प्रमुख उद्यानों में से जो बीडीएम गार्डन है उसका तो लगातार मेंटेनेंस हुआ है और साथ ही साथ जो 2 शेष और गार्डन है, पटेल गार्डन और वसुंधरा गार्डन। तो पटेल गार्डन के लिए लगभग 58 लाख रुपए का प्रस्ताव हमने भेजा हुआ है, परंतु उसकी स्वीकृति नहीं मिल पाई है और वसुंधरा गार्डन के भी नए सिरे से प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं। सरकार बदली है तो पार्क पर भी सियासत हो रही है। एक तरफ जहां शहर के 2 पार्कों के साथ सौतेला व्यवहार किए जाने का आरोप लगाया जा रहा है, वहीं प्रशासन इन 2 पार्कों के जल्द कायाकल्प की बात कह रहा है। कैलाश कश्यप, जांजगीर चांपा, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और अब बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। विकसित भारत संकल्प यात्रा का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शुभारंभ करने वाले हैं। पीएम आज शाम 4 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे, शुभारंभ करेंगे इस भव्य यात्रा का। बड़ी बात है कि छत्तीसगढ़ में भी शुरुआत आज ही। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायपुर जिले में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होने वाले हैं। तो सभी जिलों में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। डिप्टी सीएम अरुण साफ बिलासपुर में शामिल होंगे। डिप्टी सीएम विजय शर्मा कवर्धा जिले में होंगे। सभी जिलों के लिए मुख्य अतिथि तय किए गए हैं। तो पूरी भव्यता के साथ इस यात्रा का आगाज होना है। समापन 26 जनवरी को 2024, लेकिन उससे पहले अलग अलग कार्यक्रम अलग अलग जिलों में होने वाले हैं। आगाज का सिलसिला भी आप देख लीजिए किस प्रकार अलग अलग जिलों में विष्णुदेव साय भी पहुंचेंगे, उप मुख्यमंत्री भी पहुंच रहे हैं। तमाम ऐसे कार्यक्रम जिसमें विकास की चर्चा होगी। प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअली जुड़ेंगे। मध्य प्रदेश में भी आज ही आगाज और छत्तीसगढ़ में भी यही सिलसिला आज शाम 4 बजे से। ये गैंग है कटिंग वाला ट्रेलर वाहन चोर गिरोह, जो बड़े ही शातिर तरीके से गाड़ी को एक शहर से दूसरे शहर ले जाता और फिर माल का सौदा करता। आप भी लाइव देखिए, ऐसा हुआ करोड़ों का माल पार। पुलिस वाले और इस गैंग के राज लगातार खंगाल रहे हैं। इस सीसीटीवी फुटेज में कैद है उस गिरोह की कारस्तानी। ये गैंग पुलिस के लिए सिरदर्द बन गया था। देखिए लाइव ट्रेलर गाड़ी को कैसे लेकर ये गिरोह जा रहा है। तस्वीर है कोरबा के सीएसबी चौकी इलाके की। नवंबर में एक व्यापारी का ट्रेलर वाहन चोरों ने पार कर लिया था। सिर्फ एक ही नहीं, अब तक ये गिरोह 4 वारदात को अंजाम दे चुका है। काफी दिनों से कोरबा में ट्रकें चोरी हो रही थी। इसमें लेटेस्ट जो ट्रक चोरी जो हुआ था वो सीसीबी चौकी में हुआ था, जिसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया था, जिसमें अपराध क्रमांक 545/23 और 3 दिसंबर को इसमें ट्रक चोरी हुई थी। इसका आईपीसी की धारा 379, 120B, 201, 34, 411 और 413 के तहत इसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया था। शुरुआती तौर पे इसमें 379 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था, बाद में बाकी धाराएं जुड़ी गई है। ये गिरोह बेहद शातिर है। जीपीएस का केबल काटने के बाद ट्रेलर को एक शहर से दूसरे शहर ले जाता। कोरबा से ट्रेलर वाहन चोरी करके रायपुर में ले जाकर बेचा गया। सीसीटीवी कैमरे का पैटर्न जब देखते गए तो उसमें एक आदमी का लोकेशन दिखा, उसके साथ साथ में 2 लोग और थे जो बाइक और बोलेरो से इस गाड़ी के आगे पीछे थे। इस गाड़ियों के आधार पे और सीसीटीवी कैमरे के आधार पे इसमें मेन अभियुक्त जो है उसका नाम भुलेश है, भुलेश पाल, जो रहने वाला हरदी बाजार क्षेत्र का है। जहां खरीदार ट्रेलर वाहन की कटिंग कर पुर्जे अलग करता और फिर इसे बेच देता। गिरोह के मास्टरमाइंड भोलेश और उसकी गिरोह के दूसरे साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कब्जे में लेकर जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो ये 3 अपने अन्य साथियों का नाम बताया था, जिसमें विनोद कुमार आदित्य है, संदीप कुमार राय है, कीर्ति कुमार शर्मा है। ये सब चारों मिलके
ट्रक चोरी करते थे और मुख्य सरगना इसमें पुलिस था। इसके पास से एक देसी कट्टा भी बरामद हुआ है और इन लोगों ने यह स्वीकार किया कि ट्रक चोरी करने के पश्चात ये रायपुर में गाजी खान और राशिद खान जो रहने वाले बिरगांव रायपुर के हैं, इनके पास उस ट्रकों को बेचते थे। राशिद खान और गाजी खान को भी पुलिस अपने कब्जे पे लिया हुआ। देसी कट्टा भी गिरोह से पुलिस ने बरामद किया है। इस गिरोह ने अब तक कितनी वारदात की, इसकी तफ्तीश जारी है। कोरबा में अब्दुल असलम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। शादी के लिए क्या कोई किसी का कत्ल कर सकता है? एक महिला ने ऐसे ही प्लॉट रचा। उसने अपने बॉयफ्रेंड का कत्ल नहीं किया बल्कि शादी के लिए अपनी पति की हत्या की साजिश रची। जो कत्ल में शामिल प्रेमी से पल पल की खबर ले रही थी, देखिए। वो शादी के सपने सजा रही थी, लेकिन इस शादी के लिए किसी का कत्ल होना जरूरी था। सुनने में शायद आपको हैरानी होगी, लेकिन इस मर्डर मिस्ट्री में ऐसा ही हुआ। शादी और मर्डर का आपस में कनेक्शन क्या है, तो इसके लिए उस कत्ल के बारे में पहले आपको बताते हैं। छत्तीसगढ़ के खेरागढ़ में टिंगामाली के जंगल में ब्रिजेश की लाश मिली थी। सिर पर पत्थर से वार करके हत्या की गई। उसके बाद मृतक के मोबाइल को कहीं और फेंका गया, बाइक कहीं और मिली। ये डॉक्टर साहब के द्वारा मृतक की मृत्यु हत्या होमोसाइडल होना बताया गया, जिस पर अपराध क्रमांक 67/23 कायम कर विवेचना में लिया गया था। विवेचना के दौरान हर पहर वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में और दिशा निर्देश में लगातार एक विशेष टीम बनाकर प्रकरण की विवेचना बारीकी से की गई। हर पहलू पर बारीकी से विश्लेषण किया गया। कॉल डिटेल से 2 आरोपी अरेस्ट हुए, हेमंत और लाला, लेकिन एक और मास्टरमाइंड का अरेस्ट होना बाकी था। छत्तीसगढ़ के खेरागढ़ से गातापार जंगल पुलिस एमपी के पन्ना पहुंची, पवई के बिरासन गांव, जहां अंतिम संस्कार में शामिल होने आई ये आरोपी भागने की फिराक में थी। मुखबिरों की सूचना और तकनीकी साक्ष्य के आधार पर इस प्रकरण में मृतक की हत्या में 2 आरोपियों हेमंत वर्मा और लाला उर्फ तोवेल निवासी खैरागढ़ की संलिप्तता पाई गई थी। कहानी अब तक आपको उलझी हुई लग रही होगी, तो आइए इसे शीशे की तरह साफ करते हैं। ब्रिजेश के कत्ल के लिए हेमंत और इस महिला ने मिलकर पार्टी का प्लान बनाया था। यानी हेमंत ब्रिजेश को अपने साथ ले जाएगा, खूब शराब पिलाएगा, उसके बाद हत्या होगी। हत्या से पहले और बाद में पल पल की जानकारी कत्ल की ये मास्टरमाइंड ले रही थी, जिनको हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया, जिन्होंने बताया कि मुख्य आरोपी जो हेमंत वर्मा है, उसका प्रेम संबंध मृतक बजेंद्र की पत्नी के साथ था। लेकिन इस मास्टरमाइंड का राज तब फाश हो गया जब हेमंत और उसका साथी लाला अरेस्ट हुए, जिसने बताया ब्रिजेश की पत्नी। सही सुना आपने, ब्रिजेश के कत्ल की साजिश में उसकी पत्नी शामिल थी। हेमंत वर्मा और मृतक की पत्नी दोनों आपस में ब्रिजेश को हटाकर शादी करके जीवन यापन करना चाहते थे, जो कि मृतक के जीवित रहते संभव नहीं था। इसलिए दोनों ने प्लानिंग करके योजनाबद्ध तरीके से मृतक को हत्या की साजिश रची। ब्रिजेश और उसकी पत्नी के बीच अक्सर अनबन होती रहती थी, झगड़ा फसाद। इस बीच हेमंत की एंट्री हुई। हेमंत से ब्रिजेश की बीवी शादी करना चाहती थी। शादी के लिए पति के कत्ल की पत्नी ने साजिश रची। राजनांदगांव से राकेश यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।